हाँ भाई, तो चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है? चैप्टर चल रहा है फाइनेंशियल मार्केट, है ना? What is financial market? Financial market is the link between savers and borrowers, those who have surplus of funds and those who are in need of funds, that is deficit units या deficit funds. ठीक है ना? उसके बाद हमने फंक्शंस भी पढ़ लिए, हमने मार्केट भी पढ़ लिए। दो टाइप के मार्केट होते हैं, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है ना? दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। उसके अंदर में मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन भी पढ़े, सारी बातें चीज पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है ना? मैंने इवन स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस भी पढ़ा दिए, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, सारी बातें बता दी, ठीक है? आज मैं स्टार्ट कराने जा रहा हूँ बेटा सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि दिख रहा है ये जो फंक्शंस ऑफ सेबी, इसके ऊपर एक केस स्टडी पक्का आएगी, गारंटी है, ठीक है? कैसे आएगी वो भी मैं आज बताऊंगा। मैं कह रहा हूँ बेटा, अगर मैं बात करूँ सेबी की, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की, तो ये कब सेटअप हुआ था? 1988 के अंदर, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? कब सेटअप हुआ था? 1988 में। अब मेन पर्पस क्या था सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को सेटअप करने का? बेटा वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जितनी भी मैल प्रैक्टिस हो रही है और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हो रही है, उनके ऊपर एक वॉच डॉग होना चाहिए, ठीक है ना? यानी उनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। तो वो कंट्रोल कौन करता है? सेबी करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी वाज सेटअप विद द मेन पर्पस ऑफ कीपिंग अ चेक, किस पे? चेक ऑन मैल प्रैक्टिसेस एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, के इन्वेस्टर्स के साथ धोखाधड़ी ना हो, फ्रॉडुलेंट एंड मैल प्रैक्टिसेस ना हो, ठीक है? अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है? यही ऑब्जेक्टिव है सेबी की, ठीक है ना? कि सेबी को बनाया किस लिए गया है? बेटा रेगुलेट करने के लिए, पहली बात किसको? स्टॉक एक्सचेंज को, ठीक है? स्टॉक एक्सचेंज की जितनी भी वर्किंग्स है, फंक्शनिंग है, कौन रेगुलेट करता है? सेबी रेगुलेट करता है। और क्या करता है बेटा? सेबी इन्वेस्टर के राइट को प्रोटेक्ट करता है और इंश्योर करता है कि उसकी जो ट्रांजेक्शन है वो सेफ रहे, ठीक है? और क्या करता है बेटा? प्रिवेंट करता है फ्रॉडुलेंट एंड मैल प्रैक्टिसेस से, ठीक है? और इवन जितने ब्रोकर्स काम कर रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं? स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, उनको भी कौन कंट्रोल करता है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और वो कैसे काम करेंगे, दैट इज कोड ऑफ कॉन्डक्ट, उनका कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी कौन डिसाइड करता है? बेटा सेबी डिसाइड करता है। यानी सेबी के चार ऑब्जेक्टिव हो गए। पहला, स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना, इन्वेस्टर्स के राइट को प्रोटेक्ट करना, फ्रॉडुलेंट और मैल प्रैक्टिसेस से बचाना, और जितने भी ब्रोकर्स और इंटरमीडियरीज हैं उनको कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, उनके लिए क्या डेवलप करना? कोड ऑफ कॉन्डक्ट। कोड ऑफ कॉन्डक्ट का मतलब वो किस तरीके से बिहेव करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे। समझ में आ रही बात? तो ये चार ऑब्जेक्टिव किसके हैं? सेबी के चार ऑब्जेक्टिव है। पहला क्या है? फर्स्ट, किसको रेगुलेट करना है? एक्टिविटीज को, किसकी? स्टॉक एक्सचेंज की, ठीक है? दूसरा, सेकंड, प्रोटेक्ट करना है। जल्दी बताओ, प्रोटेक्ट करना है किसको? right of investors, और क्या इंश्योर करना है? safety of investment, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद क्या प्रिवेंट करनी है? फ्रॉडुलेंट एंड मैल प्रैक्टिसेस, याद कर लो ये, ठीक है? और किसको रेगुलेट और कंट्रोल करना है? इंटरमीडियरीज को। तो जब मैं बोलता हूँ इंटरमीडियरीज को बेटा रेगुलेट करना है, कंट्रोल करना है, उनके लिए डेवलप करना है कोड ऑफ कॉन्डक्ट, तो आप में से अगर मेरे से कोई आके पूछे कि भैया हम स्टॉक ब्रोकर बनना चाहते हैं तो हम कैसे बनेंगे, तो बेटा आपको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। कहाँ पे? सेबी में, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में, ठीक है? क्योंकि बेटा जितने भी ब्रोकर्स हैं, जितने भी इंटरमीडियरीज हैं, उनको कौन रेगुलेट और कंट्रोल करता है? सेबी। ये बात ध्यान रखना। तब आप अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर करा पाओगे एज अ ब्रोकर। यानी जितने भी ब्रोकर्स हैं, ठीक है, उनको सेबी की परमिशन चाहिए, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? ये तो मैंने बहुत बेसिक बातें बताई। अब मेन बात पे आओ, यहाँ से मेन बात स्टार्ट होगी, ठीक है? सेबी की। सेबी कैसे वर्क करता है, सेबी के क्या क्या फंक्शंस हैं? बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? इसलिए मैं इसको रेड मार्क कर रहा हूँ, ठीक है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर एक केस स्टडी आएगी आएगी, आज मैं कराऊंगा एक केस स्टडी इसके ऊपर आपको, ठीक है? एटलीस्ट एक तो करा के जाऊंगा। पहला फंक्शन है प्रोटेक्टिव फंक्शन। कौन सा? प्रोटेक्टिव। पहले मेरी बातों को सुनना, फिर हम इसको देखेंगे। प्रोटेक्टिव का मतलब प्रोटेक्ट करना, ठीक है? सेबी किस लिए काम कर रहा है? प्रोटेक्ट करने के लिए। किसको प्रोटेक्ट करना है जरा बताना? प्रोटेक्ट किसको कर रहे हो? किसको बचा रहे हो? किसको सेव कर रहे हो? बताओ, बताओ भाई, किसको? इस तीन नाम लेता हूँ, तीनों में से बताना इस। investors, वेरी गुड। तीन लोग हैं, देखो एक बात है, स्टॉक एक्सचेंज, इंटरमीडियरीज, ठीक है, और इन्वेस्टर्स। चलो एक और नाम ले रहा हूँ, कंपनीज। अब मुझे बताओ किसको प्रोटेक्ट करना है आपको? बेटा हमें प्रोटेक्ट करना है इन्वेस्टर्स को, कि इन्वेस्टर्स के साथ धोखाधड़ी ना हो। तो बेटा कैसे प्रोटेक्ट करते हैं उन फंक्शंस को? हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शन, ठीक है?
दूसरी कैटेगरी है डेवलपमेंट फंक्शन। अब डेवलपमेंट फंक्शन पता है किसके लिए है? बेटा डेवलपमेंट फंक्शन स्टॉक एक्सचेंज के लिए। सेबी सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट नहीं करता, उसको डेवलप करने में हेल्प भी करता है। तो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर ग्रो करें, डेवलप करें, उनको हेल्प भी करता है, सिर्फ रेगुलेट नहीं करता। दैट इज डेवलपमेंटल फंक्शन। ठीक है, अभी बताऊंगा आगे पूरा। रेगुलेटरी फंक्शन किसको रेगुलेट करता है प्रॉपर तरीके से? दैट इज इंटरमीडियरीज को। बेटा जितने भी इंटरमीडियरीज उनको कौन कंट्रोल करता है? उनको कंट्रोल करता है सेबी। ठीक है, ये तीन कैटेगरी हो गई फंक्शन की, प्रोटेक्टिव फंक्शन, डेवलपमेंटल फंक्शन और रेगुलेटरी। प्रोटेक्टिव की बात करूं तो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना, डेवलपमेंटल की बात करूं तो स्टॉक एक्सचेंज को ग्रो करवाना और डेवलप करवाना, रेगुलेटरी की बात करूं तो इंटरमीडियरीज को रेगुलेट करना और कंट्रोल करना। ठीक है, तो पहली कैटेगरी में आ रहा हूं मैं, दैट इज पहली कैटेगरी है प्रोटेक्टिव फंक्शन। हाँ भाई, तो प्रोटेक्टिव फंक्शंस आर परफॉर्म बाय सेबी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ whom? बताओ भाई, इन्वेस्टर्स एंड प्रोवाइड द सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट और सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, कैसे? आओ जरा देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बेटा पहला, सेबी क्या करता है? सेबी चेक करता है प्राइस रिगिंग को। अब आप बोलोगे सर ये प्राइस रिगिंग क्या है? बेटा प्राइस रिगिंग एक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है। कैसे? बेटा कंपनीज करती है प्राइस रिगिंग, प्राइस के साथ छेड़छाड़ करना, प्राइस को मैनिपुलेट करना। ठीक है, किसके प्राइस को? सिक्योरिटी, शेयर्स एंड बॉन्ड्स के प्राइस को। ठीक है, गलत तरीके से मैनिपुलेट करना इज नोन एज प्राइस रिगिंग। तो सेबी चेक करता है। अब आप बोलोगे सर ये प्राइस रिगिंग होती कैसे है? बेटा आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करके। मैंने अगर किसी चीज की आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट कर दी तो ऑब्वियसली उसके प्राइस क्या हो जाएंगे? अप हो जाएंगे। मान लो सपोजिटली एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, मैं मार्केट में अपने शेयर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ। ठीक है ना, और मैंने क्या करा, अपने रिलेटिव ने, फ्रेंड्स वगैरह सबसे बोल दे कि भाई मेरे शेयर्स आने वाले हैं, ठीक है, आप सबको खरीदने खरीदने। इवन मैंने उनको पैसा भी दे दिया खरीदने के लिए। अल्टीमेटली पैसा तो मेरे पास ही आ रहा है ना खरीद के, है ना। अब मुझे बताओ, जैसे मेरे सिक्योरिटीज लॉन्च होगी मार्केट के अंदर, सब खरीदेंगे, एकदम से डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो सिक्योरिटीज के प्राइस भी बढ़ेंगे। मैं सिक्योरिटीज के प्राइस को मैनिपुलेट कर रहा हूं यहाँ पे, ये गलत है। ठीक है ना, जितने भी सिक्योरिटीज के प्राइस डिसाइड होने चाहिए वो मार्केट के अंदर बाय द फोर्सेस ऑफ नेचुरल डिमांड एंड नेचुरल सप्लाई के बेसिस पे होना चाहिए। अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो बेटा इन्वेस्टर्स के साथ में धोखा कर रहा हूँ, ये बात ध्यान रखना। तो ऐसे ऐसी एक्टिविटीज पे कौन चेक रखता है मुझे बताओ? सेबी। तो पहला, सेबी क्या करता है? सेबी कीप्स अ चेक ऑन प्राइस रिगिंग। चेक करता रहता है क्योंकि कंपनीज प्राइस में मैनिपुलेशन तो नहीं कर रही सिक्योरिटीज के प्राइस में। ऐसा क्यों? ताकि इन्वेस्टर्स को हम प्रोटेक्ट कर सकें इस टाइप की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज से। पहला। दूसरा सुनो, दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आप मेरे से पूछो सर कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो मैं बोलूंगा बेटा सेकंड वाला, दैट इज इनसाइडर ट्रेडिंग। अब इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है बेटा? इनसाइडर ट्रेडिंग इज अ पनिशेबल क्राइम। ये तो बिल्कुल टोटल पनिशेबल क्राइम है, जेल हो जाती है इसके अंदर। कैसे? मैं कोई कंपनी का इनसाइडर पर्सन हूं, मैं कंपनी में काम करता हूं, ठीक है, ऑब्वियसली मेरे पास कंपनी की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होगी, है ना। अगर वो इंफॉर्मेशन मैंने लीक कर दी मार्केट के अंदर फॉर सम मॉनेटरी बेनिफिट्स, ठीक है, पैसे के लिए, ठीक है, और वो इंफॉर्मेशन ऐसी थी जिसका शेयर्स के प्राइस पे इफेक्ट पड़ेगा, और मैंने वो लीक कर दी गई इंफॉर्मेशन, किसके लिए? सिर्फ मॉनेटरी गेन के लिए। ऐसे एक्ट को इनसाइडर ट्रेडिंग बोला जाता है। अब आप बोलोगे भैया ये तो आपने चलो बता दिया, कोई एग्जाम्पल बताओ। बेटा एग्जाम्पल सुनो, मैं कह रहा हूं मान लो मेरी एकेडमी है, हैपअप एकेडमी, और लिस्ट है, कहाँ पे? स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है। अब मेरा एक हफ्ते बाद किसी और कंपनी से, कोई बड़ी कंपनी से कोलैबोरेशन होने जा रहा है, ठीक है, किसी को पता नहीं है बात, मेरे को पता है, एक दो लोगों को और पता है मेरी कंपनी के अंदर, है ना। अब मुझे बताओ, ये कोलैबोरेशन होने के बाद मेरी कंपनी और बड़ी हो जाएगी, तो मेरे शेयर्स के प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा? जब मेरी कंपनी बड़ी हो जाएगी शेयर के प्राइस बढ़ जाएंगे, है ना। ये इंफॉर्मेशन में, ये इंफॉर्मेशन दो तीन लोगों के पास थी, जिसमें से हैदर भी एक है, हैदर के पास ये इंफॉर्मेशन थी, ठीक है हैदर। अब आपने क्या करा, इस इंफॉर्मेशन को आपने क्या करा, हाँ, इस, सुन लो यार, इस इंफॉर्मेशन को आपने क्या करा हैदर, आपने किसी को मॉनेटरी बेनिफिट के लिए ट्रांसफर कर दिया। कैसे? हैदर गया अपने दोस्त के पास, हैदर बोल रहा है यार देख हैप्पी एकेडमी के शेयर्स खरीद ले, ठीक है। उसने बोला क्यों खरीदूं? हैदर ने बोला ऐसा है कि एक हफ्ते बाद एकेडमी का कोलैबोरेशन होने जा रहा है किसी बड़ी एकेडमी के साथ, बड़ी कंपनी के साथ,
और जब कोलैबोरेशन हो जाएगा तो शेयर्स के प्राइस बढ़ जाएंगे और तेरे को फायदा हो जाएगा, ठीक है। बट एक काम करते हैं, तू 1 करोड़ रुपए लगा, ठीक है। इस पे तेरे को गारंटी दे रहा हूँ 50 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। इसमें से 25 लाख रुपए तू रखियो, 25 लाख रुपए मैं रखूंगा। वो एग्री हो गया। उसने एक हफ्ते पहले हैपअप एकेडमी के शेयर्स खरीद लिए 1 करोड़ के, है ना। अब एक हफ्ते बाद मेरा कोलैबोरेशन हो गया किसी बड़ी कंपनी के साथ और मेरी कंपनी के शेयर्स के प्राइस बढ़ गए, उसको 50 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया बंदे को, है ना। उसने 25 लाख रुपए हैदर को दिए, 25 लाख रुपए खुद रखे, ठीक है। अब मुझे बताओ, बेनिफिट तो इन लोगों को हुआ ही हुआ है। अब क्या करते हैं, सेबी इस टाइप की एक्टिविटीज को देखती रहती है, कहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है। एकदम से एक हफ्ते पहले इतनी बड़ी 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन क्यों हुई, ये इन्वेस्टर कौन है, क्या किसी इन्वेस्टर का कंपनी के किसी इनसाइडर से लिंक है। चेक करा जाएगा कि हाँ ये हैदर का दोस्त है, ठीक है। पता चला है हैदर ने इनसाइडर ट्रेडिंग करी थी। अब सेबी वाले हैदर को पकड़ेंगे, इन्वेस्टर भी पकड़ा जाएगा, हैदर भी पकड़ा जाएगा, इनके लगेंगे डंडे। ऐसे क्यों देख रहे हो तुम मुझे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दोनों को जेल हो जाएगी, ये बात ध्यान रखना, दैट इज इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इनसाइडर ट्रेडिंग इज अ पनिशेबल क्राइम। तो वैसे क्यों देख रहे हो मुझे, ठीक है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग इज अ पनिशेबल क्राइम। ऐसी एक्टिविटीज को कौन चेक करता है? हाँ, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। समझ में आई बात जो मैंने समझाया एग्जाम्पल आपको? एक तो जरा सी एनर्जी वेस्ट नहीं करते। हाँ भाई, समझ में आया नहीं आया, आगे चलूं नहीं चलूं? आ गया भैया। तो मेरे से 2 बार क्यों बुलवाते हो आप लोग? मेरी आवाज ज्यादा अच्छी लगती है? इधर देखो, क्वेश्चन, क्वेश्चन ये रहा। कब आया क्वेश्चन जरा बताना। सीबीएसई 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलो भाई, अरीबा क्वेश्चन रीड करो लाउडली। अरीबा क्वेश्चन रीड करो। Mr. Sanjay knew that the share of price क्वेश्चन of क्वेश्चन Taran. क्वेश्चन क्वेश्चन अच्छा, क्वेश्चन। sorry. By quoting the lines from the above paragraph, identify and state any two functions that were performed by SEBI in the above case. ठीक है, आइडेंटिफाई 2 फंक्शंस। फंक्शंस की कैटेगरी तो 3 बताई है ना, मैंने अभी पढ़ा रहा हूँ, बट कैटेगरी तो मैंने बता दी ना, 3 है ना। तो उसमें से 2 आइडेंटिफाई करने हैं। अच्छा, 3 कैटेगरी कौन कौन सी है, वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? पहली प्रोटेक्टिव, Protective function. डेवलपमेंटल फंक्शन और रेगुलेटरी फंक्शन, ठीक है। अब हम केस रीड करेंगे। अभी हमने क्वेश्चन, सबसे पहला काम क्या होता है हमारा? सबसे पहला काम होता है बेटा हमारा क्वेश्चन रीड करना, मैंने आपको बता रखा है। तो अब मेरे को समझ में आ गया क्वेश्चन रीड करने के बाद कि मेरे को ऊपर केस में क्या आइडेंटिफाई करना है। मेरे को सेबी के फंक्शन आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। अब इसको, केस को, एक सेकंड रुकना, इस केस को रीड करेंगे रिधिमा। रिधिमा बेटा केस रीड करना स्टार्ट करिए, माइक ऑन करके। Sanjay Nehra was a chairman of Taran Bank. The bank was earning good profit. Shareholders were happy as the bank was paying regular dividend. The market price of their shares were also strategically rising. The bank was about to announce taking over of the Veena Bank. वेरी गुड, Mr. Sanjay knew that the share price of the Taran Bank would rise on this announcement. वेरी गुड। Being a बस यहीं part पे एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड रिधिमा। अब जो बैंक है, द बैंक वाज अबाउट टू अनाउंस। अबाउट टू अनाउंस का मतलब क्या है? कि बैंक अनाउंस करने जा रहा था, ठीक है ना। टेकिंग ओवर द वीना बैंक, बैंक जो भी है तरन, कौन सा बैंक है? तरन बैंक है। ये वीना बैंक को टेक ओवर करने जा रहा है, बट ये इन्फॉर्मेशन अभी लीक नहीं हुई है। मिस्टर संजय जो थे, उनको पता था कि ये इस कोलैबोरेशन के बाद जो शेयर्स के प्राइस हैं तरन बैंक के, वो जैसी अनाउंसमेंट होगी ये बढ़ जाएंगे, है ना। उसके बाद अब यहां से रीड करो। बीइंग अ पार्ट ऑफ द बैंक, बैंक का इनसाइडर बंदा है ये, ठीक है। ही वाज नॉट अलाउड टू बाय द शेयर्स ऑफ द बैंक। आपको एक बात बता दूं, जो बैंक के इंटरनल लोग होते हैं वो कभी उन शेयर्स को नहीं खरीद सकते जो पब्लिक के लिए अवेलेबल है, जनरल पब्लिक के लिए। ध्यान रखना इस बात, ठीक है। तो इसलिए वो खुद नहीं खरीद सकता क्योंकि उसके पास सारी इंफॉर्मेशन खुद है। हाँ भाई, अब यहां से रीड करो रिदिमा आप।
Being a part of the bank, he was not allowed to buy shares of the bank. He called one of his rich friends, Sudhir, and asked him to invest rupees 5 crores in the share of his bank, promising him the capital gain. बस वेरी गुड, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो उसने बोला अपने दोस्त से, बोला भाई, उसको बुला लिया, दोस्त का नाम था सुधीर, उससे बोला भाई 5 करोड़ रुपीस आप क्या कर दो, इन्वेस्ट कर दो, और उससे बोला प्रॉमिस कर दे कि पक्का तुम्हें कैपिटल गेन होगा। कैपिटल गेन इज व्हाट, कि शेयर्स मैंने खरीदे 100 रुपए में, बेच दिए मैंने उसको 500 रुपए में, तो 400 रुपए का जो मेरे को फायदा हुआ, दैट इज कैपिटल गेन, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट, है ना, दैट इज द कैपिटल गेन। अब आगे बताओ क्या हुआ, रिद्धिमा रीड करो बेटा। एज As expected, the share price went up by 40% and the market price of Sudhir's share was now rupees 7 crore. He earned a profit of rupees 2 crores. He gave up rupees 1 crore to Mr. Sanjay Nehra and kept rupees 1 crore with himself. वेरी On गुड, regular inspection and conducting inquiries of the brokers involved in the Securities and Exchange Board of India, SEBI was able to detect that this irregularities. The सेबी, SEBI imposed a heavy penalty on Mr. Sanjay Nehra. वेरी गुड। रिद्धिमा यहाँ पे समझ में आया अब क्या हुआ। अब जो उसने प्रॉमिस Yes. करा था कि भाई शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे, शेयर्स के प्राइस 40% से बढ़ गए, और कितना फायदा हुआ उसको बेटा, उसकी शेयर की वैल्यू 7 करोड़ की हो गई, 2 करोड़ का फायदा, 5 करोड़ रुपए लगाए, 7 करोड़ की वैल्यू हो गई, 2 करोड़ का फायदा, 1 करोड़ उसने किसको दिए, मिस्टर संजय नेहरा को, और 1 करोड़ अपने पास खुद रख लिए, ठीक है। अब ये जब पूरा इंस्पेक्शन हुआ, इंक्वायरी हुई, आपके माइंड में एक बात चल रही होगी, सर ये ट्रांजेक्शन्स के बारे में कैसे पता चलता है। बेटा सेबी की नजर एक एक ट्रांजेक्शन पे रहती है। सेबी चेक करता है कौन सी ट्रांजेक्शन ऐसी है जो बहुत ऑकवर्ड है। ऑकवर्ड इज लाइक कि यार अनाउंस होने से पहले इतनी हैवी ट्रांजेक्शन कहाँ से हो गई। सेबी चेक करेगा सारी, कोई लिंक वगैरह तो नहीं है, पूरी इंक्वायरी बिठा लेगा। फिर अगर ये इस टाइप की इरेगुलरिटीज निकल के आएंगी तो सेबी बेटा फाइन इम्पोज करेगा। इवन अगर आप फाइन नहीं पे करते तो आपको जेल भी हो सकती है, आप जेल के पीछे ऐसे बैठे होंगे। तुम मेरे को आज ऐसे क्यों देख रहे हो? ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब आप मुझे बताओ, ये जो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, कौन सा ऐसा क्राइम हुआ, बताओ बेटा, कौन सा क्राइम हुआ, क्राइम का नाम बताओ सीधा। Insider trading. वेरी वेरी गुड, क्या हुआ यहाँ पे, इनसाइडर ट्रेडिंग। कैसे आइडेंटिफाई करा इनसाइडर ट्रेडिंग को आपने, क्योंकि एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मिस्टर नेहरा ने, मिस्टर नेहरा ही है ना, संजय नेहरा, तो इन्होंने उसको क्या करा, उसको फॉर मॉनेटरी बेनिफिट, है ना, 1 करोड़ रुपए तो मिले थे इनको, है ना, मॉनेटरी बेनिफिट के लिए लीक कर दिया अपने फ्रेंड को। तो बेटा इस टाइप के केसेस को हम क्या बोलते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग। 2 फंक्शन आइडेंटिफाई कर रहे हैं, दूसरा इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि अभी पढ़ाया नहीं है मैंने, इस वजह से नहीं बता रहा। क्लियर है? समझ में आ गई बात, ठीक है ना। देखो क्या लिखा है, इनसाइडर ट्रेडिंग मींस एनी पर्सन हु इज कनेक्टेड टू द कंपनी, दैट इज द इनसाइडर पर्सन, एंड हैव वेरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन विद इटसेल्फ, ठीक है ना, which man name may है, which may affects the prices of the securities or shares in the market. If such person passes the information to another for monetary gain is known as insider trading. इसको हम क्या बोलेंगे, insider trading। और insider trading क्या punishable crime है? हाँ, fines वगैरह सब चीज impose होती है। Insider trading is a punishable crime and SEBI checks, keep a check on insider trading। बात समझ में आ गई। पहला SEBI क्या करता है, प्राइस रिगिंग को चेक करता है, प्राइस से छेड़छाड़ तो नहीं हो रही, इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं हो रही, इवन अगर कोई और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है उसको भी कंट्रोल करता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैसे, अच्छा एक बात बताओ, ढंग से सोच के बताना, इन्वेस्टर्स के साथ आप धोखाधड़ी कब रोक सकते हो, इतने फ्रॉड्स वगैरह कब हो रहे हैं जो, कब रोक सकते हो, जब इन्वेस्टर खुद अवेयर होगा, है ना। सभी कहां तक देखे, तो बेटा जब इन्वेस्टर खुद अवेयर होगा, अवेयर कब होगा, जब उसको एजुकेट करा जाएगा। तो सेबी पता है स्टेप्स भी लेता है, ठीक है, कौन से स्टेप्स लेता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उसको हम क्या कर सके, एजुकेट कर सके, तो हमें ज्यादा जरूरत ना पड़े, है ना, ठीक है, बार बार उनको बचाने की। तो उनके लिए सेमिनार्स वगैरह कराता रहता है, इन्वेस्टर्स आते हैं वहां पे, उनको एजुकेट करता है, ये सारे काम होते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको 4 बातें पढ़ाई कि प्राइस रिगिंग को चेक करता है, इनसाइडर ट्रेडिंग को चेक करता है, कोई और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है उसको चेक करता है, और इन्वेस्टर्स को क्या करता है, एजुकेट करता है। ये 4 पॉइंट किस में जाएंगे मुझे बताओ,
किस कैटेगरी में जाएंगे? बताओ तीनों में से ऊपर कौन सी कैटेगरी में जाएंगे? जल्दी बताओ यार। Protective function. वेरी गुड। व्हाई इट इज प्रोटेक्टिव फंक्शन? क्योंकि सब में एक बात कॉमन थी कि हम इन्वेस्टर्स को क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज से। हम का मतलब सेबी। ठीक है, आगे चलें। डेवलपमेंटल फंक्शन कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। डेवलपमेंटल फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो बेटा सेबी को हमें ग्रो कराना है और डेवलप कराना है। ठीक है, वो सेबी कह रहा हूं, स्टॉक एक्सचेंज को। अब कौन करता है बेटा? सेबी हेल्प करती है, क्योंकि सेबी इज द मेन कंट्रोल एंड रेगुलेटर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। तो दीज फंक्शंस आर परफॉर्म बाय सेबी टू प्रमोट एंड डेवलप द सिक्योरिटीज इन स्टॉक एक्सचेंज एंड इंक्रीज द बिजनेस इन द स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज ग्रो करेगा जब बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है, अब कैसे कैसे बेटा, एक बात मैंने आपको बहुत पहले बता दी जो थर्ड पॉइंट में आएगा, अभी ध्यान रखना, वो आज मैं आपसे पूछूंगा, वो पहले बहुत बार बता के आया हूं बात में आपको। हाँ भाई, पहले बताओ, सेबी क्या प्रमोट करता है? सेबी प्रमोट द ट्रेडिंग थ्रू, बोलो भाई, थ्रू इंटरमीडियरीज। क्या मैंने आपको स्टार्टिंग से, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ चैप्टर, मैंने एक बात बार बार बोली, बार बार, कि अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज में जाके ट्रेडिंग करनी है तो बेटा आप कंपनी से डायरेक्टली डील नहीं कर सकते। अगर मेरे, हाँ, तो हमें किसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा? ब्रोकर्स को। ऐसा क्यों है बेटा? सेबी ने कंपलसरी कर रखा है। स्टॉक एक्सचेंज, जितने भी सिक्योरिटीज एक्सचेंज के अंदर ब्रोकर्स हैं, इंटरमीडिएट्स हैं, सब ग्रो करें, सबको अर्न करना है बेटा, सब कमाएंगे, है ना? तो बेटा इस वजह से तो सेबी प्रमोट्स ट्रेडिंग थ्रू इंटरमीडिएट्स इन द स्टॉक एक्सचेंज, पहला। ठीक है, ताकि स्टॉक एक्सचेंज भी डेवलप करे, ग्रो करे। जितने ब्रोकर्स ग्रो करेंगे उतना स्टॉक एक्सचेंज ग्रो करेगा हमारा। ठीक है, दूसरा, मुझे एक बात बताओ, जब जब से ऑनलाइन परचेजिंग होने लगी है, जितने भी फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन वगैरह आ गए हैं, तब से आपने देखा है कि रिटेलिंग सेक्टर हमारी कंट्री के अंदर एकदम से बूम पे चला गया है ना? बहुत ज्यादा रिटेल होती है। पहले क्या था, हम फिजिकल फॉर्म में सामान खरीदते थे, है ना? अब आपने देखा है जितनी भी कंपनीज है उनके पास कस्टमर एट बल्क, कस्टमर एट लार्ज आ गया। कैसे आ गया? क्योंकि बेटा बिजनेसेस ऑनलाइन चले गए, है ना? सपोजिटली मान लो मेरा कोई बिजनेस है, मैं भी अपने आप को फ्लिपकार्ट, अमेजोन या जितनी भी वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, उस पर रजिस्टर करा सकता हूँ। मेरे पास भी कस्टमर है एट बल्क आ जाएगा। सेबी ने सेम सेम चीज का अप्लाई कर दी स्टॉक एक्सचेंज पे। पहले हमें क्या करना पड़ता, हम जितने भी शेयर्स एंड बॉन्ड्स थे, हम फिजिकल फॉर्म में स्टॉक एक्सचेंज से खरीदते थे जाके। ऑक्शन सिस्टम होता था, मैंने बताया, वहां बिडिंग होती थी, बोली लगती थी शेयर्स की। ठीक है ना? मान लो कोई शेयर्स 100 रुपीज का, तो उसमें बोली लगती है 150, 200। ठीक है, इस तरीके से जो सबसे हायर बिडर होता था वो खरीद लेता शेयर्स को। अब वो बिडिंग कहाँ होने लगी? सीधे ऑनलाइन होने लगी है ना? तो बेटा सेबी ने क्या करा, सेबी ने परमिट कर दिया किस चीज को? ट्रेडिंग को। किसके थ्रू? बाय द यूज ऑफ इंटरनेट, ताकि स्टॉक एक्सचेंज हमारा और ग्रो करे और डेवलप करे। समझ रहे हो बात को? ठीक है, आगे चलें, लास्ट पॉइंट। एक बात और, मैंने आपको बताया स्टॉक एक्सचेंज सेकेंडरी मार्केट होते हैं। सेकेंडरी मार्केट का मतलब जहां पे ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज खरीदी और बेची जाती हैं, बता चुका हूं। बट फिर भी मैंने वहां पे एक बात बोली थी कि आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो कि प्राइमरी मार्केट का पार्ट है, प्राइमरी मार्केट जहां पे सिक्योरिटीज आर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम, दोनों मार्केट अलग अलग है ना? बट मैंने बोला स्टॉक एक्सचेंज इज अवर सेकेंडरी मार्केट। अलाउ कर दिया बेटा, आईपीओस को भी अलाउ कर दिया स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। किसने अलाउ कर दिया? सेबी ने अलाउ कर दिया, ताकि बेटा स्टॉक एक्सचेंज ग्रो करे और डेवलप करे। समझ में आ रही बात? तो व्हाट इज आईपीओ? आईपीओ इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। when the shares of the companies are offered to the general public for the first time, then it is known as IPO। उसको हम क्या बोलते हैं? IPO। तो वो स्टॉक एक्सचेंज में तो नहीं आना चाहिए ना, बिकॉज स्टॉक एक्सचेंज है सेकेंडरी मार्केट और शेयर्स फर्स्ट टाइम इशूड होते हैं प्राइमरी मार्केट के अंदर। तो बेटा इसको अलाउ कर दिया ताकि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बढ़े, बिजनेस बढ़े। ठीक है, तो आईपीओ ऑफ प्राइमरी मार्केट is permitted through stock exchange which is a secondary market। तो दोनों मार्केट एक तरीके से मर्ज भी हो चुके हैं ये। ठीक है, बात समझ में आई? तीनों फंक्शन क्लियर है? हाँ भैया। आगे चलें। हाँ भैया। वेरी गुड। अब आ जाओ बेटा रेगुलेटरी फंक्शन पे। पहले मुझे तीनों कैटेगरी बता दो आप। तीन कैटेगरी थी। पहली, फर्स्ट, प्रोटेक्टिव। Protective function, वेरी गुड। दूसरा, developmental function, वेरी गुड। तीसरा कौन सा है? रेगुलेटरी। कौन सा है? regulatory, रेगुलेटरी। अब मुझे बस ये बता दो, प्रोटेक्टिव फंक्शन किसके फेवर में थे? investors, वेरी गुड। डेवलपमेंटल फंक्शन किसके फेवर में है?
इतना तो डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा मैंने। डेवलपमेंटल फंक्शन किसके फेवर में है? जब तक मेरे को 5 बार ये लोग नहीं बुलवाएंगे तब तक इनको मजा नहीं आता। किसके किसके बेनिफिट में है? Intermediaries. अरे स्टॉक एक्सचेंज, रेगुलेटरी की बात नहीं कर रहा मैं, कह रहा हूँ डेवलपमेंटल फंक्शन किसके अरे इन्वेस्टर ने स्टॉक एक्सचेंज। सुन ही नहीं रहे आप लोग बात बेटे। अगर मैं बात करूं प्रोटेक्टिव फंक्शन की तो वो किसके फेवर में? इन्वेस्टर्स के, है ना। डेवलपमेंटल फंक्शन स्टॉक एक्सचेंज को डेवलप कराना है, ग्रो कराना है, वो स्टॉक एक्सचेंज के फेवर में। ठीक है, अब सबके लिए काम कर रहा है ना सेबी तो, है ना। तो अब रेगुलेटरी की बात करूंगा तो यहाँ पे इंटरमीडियरीज आएंगे। कौन आएगा? इंटरमीडियरीज। ठीक है, रेगुलेटरी के अंदर प्रोटेक्टिव इन्वेस्टर्स के लिए, डेवलपमेंटल स्टॉक एक्सचेंज के लिए, रेगुलेटरी इंटरमीडियरीज के लिए। ठीक है, याद रहेगी बातें। अब रेगुलेटरी फंक्शन पे आओ बेटा। रेगुलेटरी की अगर मैं बात करूं तो सेबी ने क्या कर रखा है? सेबी ने बेटा फ्रेम कर रखे हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। किसके लिए? कोड ऑफ कॉन्डक्ट डेवलप कर रखे हैं। किसके लिए? इंटरमीडियरीज के लिए। तो बेटा इंटरमीडियरीज लाइक ब्रोकर्स वगैरह जितने हैं वो अपने आप को रजिस्टर कराते हैं सेबी में भी। और वो किसके कोड ऑफ कॉन्डक्ट के अकॉर्डिंग काम करते हैं? सेबी। कोड ऑफ कॉन्डक्ट का मतलब है एक तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन, जो किसने बनाए हैं? सेबी ने बनाए हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। इन इंटरमीडियरीज को पहले नहीं था ये सेबी के कंट्रोल में, अभी रिसेंटली लाया गया है। तो दीज इंटरमीडियरीज हैव बीन ब्रॉट अंडर द रेगुलेटरी परव्यू ऑफ ऑफ सेबी, ऑफ सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद सेबी क्या करता है बेटा? सेबी रजिस्टर करता है, रेगुलेट करता है द वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन द स्टॉक एक्सचेंज। अब मैं जब म्यूचुअल फंड्स बोलता हूँ तो बच्चों को समझ में नहीं आता, ऑब्वियसली समझ में नहीं आएगा आज से पहले आप, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है कभी भी म्यूचुअल फंड होते क्या है। मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा बस आपका। बेटा म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है स्टॉक मार्केट के अंदर। मैं कह रहा हूं आप लोग इन्वेस्टर हो, मान लो आपको शेयर मार्केट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। मैं हूं, मान लो मेरे को बहुत ज्यादा शेयर मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है, कैसे पैसा कहाँ लगाया जाता है, कैसे नहीं करा जाता है, सारी टेक्निकलिटीज मेरे को पता है। ठीक है, बट आप लोग चाहते हो कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, बट आपके पास या तो टाइम नहीं है या आपके पास नॉलेज नहीं है, कोई प्रॉब्लम है कि आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर पाते। तो मैं पता क्या बोलूंगा आप लोगों से? मैं बोलूंगा देखो ऐसा है, आप लोग मेरे को पैसा दे दो। आप सबने मेरे को पैसा मिला के दे दिया, मेरे पास फंड्स आ गए। आज ये फंड्स ना मैं इन्वेस्ट करूंगा अपने अकॉर्डिंग, अपनी नॉलेज और एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करूंगा, रिटर्न आएगा आप लोगों में बांटूंगा। ठीक है, मैं पता है कौन हूं? मैं हूं म्यूचुअल फंड। क्या हूं मैं? म्यूचुअल फंड, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, जो कि सेम काम ब्रोकर करता है। ठीक है, ब्रोकर छोटे लेवल पे डील करता है, म्यूचुअल फंड्स बहुत ही बड़े लेवल पे डील करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो म्यूचुअल फंड्स आर दी कंपनीज। आपने सुना ना, म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। सुना ही नहीं सुना? हाँ भाई। सुनना है। तो बेटा जो म्यूचुअल फंड्स हैं, अब उसका मतलब ये मत समझ लेना कि मेरे पास एक्सपर्टीज है तो मैं आपको प्रॉफिट ही दूंगा। उसमें लिखा है म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क पर डिपेंड है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। प्लीज रीड दी ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। इन्वेस्ट करने से पहले जो ऑफर डॉक्यूमेंट है उसको ढंग से रीड कर लो। ठीक है, तो जरूरी नहीं मैं एक्सपर्ट हूं तो मैं आपको प्रॉफिट ही दूंगा, क्योंकि किस पे डिपेंड करता है। मान लो कोरोना आ गया, अब वो मेरे हाथ में तो नहीं था, स्टॉक मार्केट एकदम से डाउन चला गया मार्च में। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे से उठ रहा है दोबारा दोबारा, है ना। तो बेटा म्यूचुअल फंड्स वो कंपनीज होती हैं जो बहुत एक्सपर्ट्स हैं, आपसे पैसा लेते हैं, कंपनीज में लगाते हैं, आपको रिटर्न देते रहते हैं। ठीक है, इनको भी कौन कंट्रोल करता है? इनको भी जितने भी इंटरमीडियरीज हैं, चाहे म्यूचुअल फंड हो चाहे ब्रोकर्स हो, उनको सेबी कंट्रोल करता है। ठीक है, इवन छोटी सी बात और, अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी से मर्ज होने जा रही है, कोई कंपनी किसी कंपनी को टेक ओवर कर रही है, तो उनका मर्जर एंड टेक ओवर भी कौन कंट्रोल करता है? सेबी। कौन कंट्रोल करता है? सेबी, ये बात ध्यान रखना। तो सेबी क्या करता है? रेगुलेट करता है मर्जर्स एंड टेक ओवर्स ऑफ द कंपनीज एज वेल। ठीक है, तो सेबी रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करता है, इंटरमीडियरीज को सेबी के परव्यू के अंदर लिया गया है। उसके बाद सेबी कंट्रोल और रेगुलेट करता है म्यूचुअल फंड्स को, और जितने भी मर्जर एंड टेक ओवर हो रहे हैं कंपनी के, ठीक है, उनको भी कौन कंट्रोल करता है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
बेटा बात करें फंक्शंस की, तो पहला फंक्शन कौन सा है हमारा, जल्दी बताओ, प्रोटेक्टिव फंक्शन, ठीक है, दूसरा डेवलपमेंटल फंक्शन, तीसरा रेगुलेटरी। प्रोटेक्टिव फंक्शन किसके लिए है? इन्वेस्टर्स के लिए। वेरी गुड। डेवलपमेंटल? स्टॉक मार्केट। वेरी गुड, ठीक है। हाँ भाई, रेगुलेटरी? ठीक है, किसके लिए? इंटरमीडिएट्स के लिए। समझ में आई बात, हाँ या ना? क्लियर है? हाँ भैया। रिधिमा आपके पास बेटा नोट्स हैं ये मेरे वाले? और मैं अभी इसको दोबारा ग्रुप में डाल रहा हूँ, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना ग्रुप में से, ठीक है? तो जो मेरा पहले का छूटा है वो कैसे हाँ कंप्लीट बेटा, होएगा? बेटा वो मैं बात करूंगा, अभी आपसे सारी चीजें बताऊंगा। मैं एक न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है? तो मैं आपको उसमें मर्ज कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। इस वाले में तो आना ही पड़ेगा आपको, दूसरे बैच में भी आते रहना, तो आपका पीछे वहां चलता रहेगा, यहाँ पे आगे चलता रहेगा, ठीक है ना? सर सैटरडे 8 o'clock मेरी मैथ्स की होती है तो मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगी। कब बेटा? एवरी सैटरडे। तो सैटरडे को तो बैच ही नहीं होता हमारा, 4 डेज होता है, मंडे, ठीक वेंसडे, है। फ्राइडे और संडे, ठीक है? ठीक है। ओके बेटा, बाय।